हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एमैल्गमेशन ऑफ कंपनीज के टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 31 प्रीवियस क्लास में आपको होमवर्क दिया गया था, विच वाज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 40 जो हम लोगों ने क्लास में कवर किया था, राइट। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो यहाँ पे भी हमें वही अजम्पशन लेना था जो हमने क्वेश्चन नंबर 40 में लिया था, एंड दैट वाज रिगार्डिंग द इशू ऑफ डिबेंचर्स। देखिए, यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर भी वही सेम लैंग्वेज लिखी हुई है। द डिबेंचर्स ऑफ श्याम लिमिटेड आर टू बी डिस्चार्ज बाय द इशू ऑफ 6% डिबेंचर्स ऑफ राम एंड श्याम लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। और आपको मैंने समझाया था कि इस क्वेश्चन के अंदर ये बिल्कुल भी क्लैरिफाइड नहीं है कि यहाँ पे डिबेंचर का इशू प्रीमियम पे हुआ है या डिबेंचर का डिस्चार्ज प्रीमियम पे हुआ है, क्योंकि दोनों बातें एक साथ लिखी हैं। डिस्चार्ज बाय द इशू, तो हो सकता है कि डिस्चार्ज भी 5% के प्रीमियम पे रहा हो, या हो सकता है इशू भी 5% के प्रीमियम पे रह गया हो। तो बच्चों, इस केस के अंदर आपको मैंने समझाया था कि हमें दोनों ही चीजें प्रीमियम पे माननी है, और ऐसा ही जो सॉल्यूशन है वो हमारे मॉड्यूल के अंदर भी किया गया है। तो हमने यहाँ पे ये अज्यूम करा कि जो डिबेंचर्स का पेमेंट है वो भी 5% के प्रीमियम पे है, और जो न्यू डिबेंचर का इशू करा जाएगा वो भी 5% के प्रीमियम पे ही करा जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपके सामने सॉल्यूशन ले आता हूं, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर था, ताकि आप इसको चेक कर पाएं, वेरीफाई कर पाएं कि आपने कितना इसको ठीक किया है। गुडविल का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 1,60,000 एंड 60। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक एंड ट्रेड पेबल्स श्याम लिमिटेड के लिए कंसिडर नहीं करा है, बिकॉज लिक्विडेटर ने खुद ने पेमेंट करा है ट्रेड पेबल्स का बाय द अमाउंट दैट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल्स एंड द कैश एट बैंक। So purchase consideration amount by the net asset method is 7 lakh and 2 lakh 40. 7 lakh and 2 lakh 40, और इसके बदले हमें शेयर इशू करने पड़ेंगे। सो नंबर ऑफ शेयर्स आर 70,000 एंड 24,000। राम लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को कुल मिलाकर 70,000 शेयर्स इशू होंगे, एंड श्याम लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को कुल मिलाकर 24,000 शेयर्स इशू करे जाएंगे। तो परचेज कंसिडरेशन का पॉइंट सभी को समझ में आ चुका है। परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन क्लियर है सब बच्चों को? एनी डाउट इन दिस? नो? चलिए जी, आगे देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आया है बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम लिमिटेड एज एट 1 अप्रैल 2013। ये न्यू कंपनी का बैलेंस शीट है, यानी कि परचेजिंग कंपनी का बैलेंस शीट है। मैं यहाँ पे आपको नोट्स टू अकाउंट्स नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल है हमारे नोट्स टू अकाउंट्स। अगर अपन शेयर कैपिटल की बात करेंगे तो कुल मिलाकर हमने कितने शेयर इशू करे? 94,000 शेयर इशू करे एट ₹10 ईच। वैल्यू आ जाएगा 9,40,000। रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पे आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, एंड जो प्रीमियम का वैल्यू आएगा वो आएगा 6,000। कैसे निकाला जाएगा? टोटल डिबेंचर्स का पेमेंट करना है 1,26,000। 1,26,000 को डिवाइड करेंगे 105 से, यू विल गेट द नंबर ऑफ डिबेंचर। नंबर ऑफ डिबेंचर को ₹5 ईच से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रीमियम का वैल्यू निकल कर आएगा 6,000। लॉन्ग टर्म बोरिंग का वैल्यू आएगा 1,20,000, एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग में यहाँ पे आपको कंसिडर क्या करना है? लॉन्ग टर्म बोरिंग में आपको कंसिडर करने होंगे डिबेंचर्स। नाउ यू माइट फील दैट कि सर जो डिबेंचर्स हैं वो तो आपने इशू करे 1,26,000 के। नो, डिबेंचर्स का टोटल पेमेंट 1,26,000 हुआ है, और उसके बदले हमने 1,20,000 के डिबेंचर इशू करे हैं, और 6,000 का प्रीमियम है। सो 6,000 विल गो इनटू द प्रीमियम, एंड 1,20,000 विल रिमेन इनटू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, ट्रेड पेबल्स के लिए नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में टेंजिबल असेट आ गए, इंटेंजिबल असेट आ गए। इंटेंजिबल असेट में हमने यहाँ पे गुडविल कंसिडर करा है दोनों कंपनीज का, 1,60,000 प्लस 60 दैट इज 2,20,000। टेंजिबल असेट के अंदर यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, सभी के अमाउंट्स को हम जोड़ देंगे, और इसके लिए सेपरेटली नोट शो करना पड़ेगा। इन्वेंट्रीज दोनों का क्लब कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल सिंगल कंपनी का आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी सिंगल कंपनी का आएगा। The total of balance sheet in this situation is 12,16,000. Check out the balance sheet, and the total is 12,16,000. 12,16,000 is the final total of the balance sheet. आइए अब एंट्रीज डिस्कस कर लेते हैं।
जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। स्टेप वाइज अपन एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एसेट ट्रांसफर करने का एंट्री देखिए जरा। एसेट ट्रांसफर करने का एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू प्लांट एंड मशीनरी टू इन्वेंट्री टू ट्रेड रिसीवेबल्स। तो हमें सारे के सारे एसेट ट्रांसफर करने पड़ते हैं, चाहे से उसको टेक ओवर करा हो या नहीं करा हो, बट कैश एंड बैंक तभी ट्रांसफर होगा जब वो एक्चुअल में टेक ओवर किया जाता है। सेकेंड स्टेप के अंदर मैंने यहाँ पे लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करा, एंट्री बन गया 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू द रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान रखें लाइबिलिटीज सिर्फ वही ट्रांसफर होती हैं जो टेक ओवर करी गई हैं, अगर टेक ओवर नहीं करा तो आपको ट्रांसफर करने की नीड नहीं है। उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर मैंने यहाँ पे पीसी का अमाउंट ड्यू करा, एंट्री बन गया राम एंड श्याम लिमिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। देन हम पीसी को रिसीव कराएंगे, पीसी को रिसीव करने का यहाँ पे एंट्री बन गया शेयर्स इन राम एंड श्याम लिमिटेड डेबिट टू राम एंड श्याम लिमिटेड। ठीक है, ये शेयर्स रिसीव हो गए अपने को इन द फॉर्म ऑफ परचेज कंसिडरेशन। उसके बाद में हमें आउटसाइडर लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है, जिसको टेक ओवर नहीं करा उसका पेमेंट करना है। सो वी हैव टू पे द ट्रेड पेबल्स, बट ट्रेड पेबल्स के पेमेंट से पहले हमें यहाँ पे कैश रियलाइज होगा फ्रॉम द डेटर्स। डेटर से कैश रियलाइज करने का एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 42,000 एंड देन पेमेंट का एंट्री बनेगा ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट इज 64,000। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई बच्चों? ये सारा काम हो जाने के बाद में हम यहाँ पे जितने भी क्लेम्स हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के उनको ट्रांसफर करेंगे इनटू द इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, जिसके लिए हम एंट्री बनाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये हमने ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर होल्डर्स में उनके क्लेम्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसका अमाउंट आया है 54,000 एंड फाइनली जब इनको पेमेंट करा जाएगा तो पेमेंट का एंट्री ये आपका रह जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स टू शेयर्स एंड टू बैंक। तो 14,000 का यहाँ पे कैश अभी भी रिमेनिंग था, सभी डेटर्स वगैरह के रियलाइजेशन के बाद में और क्रेडिटर्स के पेमेंट के बाद में 14,000 का रिमेनिंग कैश है। ये 14,000 का जो कैश है वो अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर देंगे एंड द अकाउंट्स विल बी क्लोज्ड। So these will be your different entries for closing the books of Shyam Limited। थोड़ा यहाँ पे एंट्रीज को शफल करा हुआ है, बट स्टिल जो आपको मैंने एंट्रीज बताई हैं वो स्टेप वाइज बताई हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेकिंग कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा एंट्रीज का। ऑलराइट, आइए एक नया क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 32, के लिमिटेड एंड एल लिमिटेड amalgamate to form a new company LK Limited. The financial position of these two companies on the date of amalgamation was as under। तो यहाँ पे आपको इक्विटी शेयर्स गिवन है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेड पेएबल, सिक्योर्ड लोन। On the asset side we have goodwill only for K but not for L, land and building, plant and machinery, furniture and fittings, trade receivables, stores and inventory, cash at bank, cash in hand. The terms of amalgamation are as under the assumption of liabilities of both the companies। दोनों कंपनीज की liabilities को टेक ओवर कराए ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। Issue of 5 preference shares of ₹20 each in LK Limited at ₹18 paid up at a premium of ₹4 per share for each preference share held in both the companies। दोनों कंपनीज के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को न्यू प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर पेमेंट करा जाएगा। न्यू प्रेफरेंस शेयर की जो फेस वैल्यू है 20 रुपीज है, बट इसको इशू कितने पे करना है, 22 पे। 22 पे कैसे हुआ, 18 तो पेड अप वैल्यू और 4 रुपीज का अलग से प्रीमियम। आगे लिखा है इशू ऑफ 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच इन LK Limited at ₹18 paid up at a premium of ₹4 per share for each equity share held in both the companies। अब यहां तक की कहानी तो ठीक है, उसके आगे क्या लिखा है, इन एडिशन नेसेसरी कैश शुड बी पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज एज इज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज इन अकॉर्डेंस विद द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ बोथ द कंपनीज।
आपको याद है हमने ऐसा पॉइंट पहले भी कवर अप करा हुआ है जहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू अपन निकालते हैं और फिर इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन कैश का पेमेंट भी करते हैं। Issue of such amount of fully paid 6% debentures in LK Limited as is sufficient to discharge the 5% debentures in K Limited at a discount of 5% after takeover. The asset and liability are to be taken over at book values, inventory and trade receivables for which provision of 2% and a 2.5% respectively to be raised. तो यहाँ पे आपको provision भी create करना है 2 and 2.5% का। The trade receivable of K Limited include 20,000 due from L Limited, ये intercompany owings है आपका। एंड लास्ट में यहाँ पे लिखा है द LK Limited is to issue 15,000 new equity share of ₹20 each, 18 paid up at a premium of ₹4 per share so as to have sufficient working capital। तो वर्किंग कैपिटल के अरेंजमेंट के लिए यहाँ पे न्यू शेयर भी इशू करे गए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मांगा क्या है आपसे मांगा है प्रिपेयर द लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ K Limited एंड L Limited टू क्लोज देयर बुक्स। हमसे यहाँ पे लेजर अकाउंट्स मांगे गए हैं K Limited के लिए और L Limited के लिए। तो आप समझ सकते हैं काफी सारी बातें यहाँ पे बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे मोस्टली पॉइंट्स दिख रहे हैं वो बेसिकली दिख रहे हैं परचेजिंग कंपनी के हिसाब से। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं स्पेशली, यहाँ पे लिखा है द LK Limited, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है पॉइंट नंबर C, LK Limited ने 15,000 न्यू इक्विटी शेयर इशू करे। आप मुझे बताइए तो इसका एंट्री कौन प्रिपेयर करेगा? इसका एंट्री प्रिपेयर करना होगा LK Limited को। और हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस के दौरान भी सेम टू सेम ऐसा एक क्वेश्चन करा हुआ है जहां पे हम एडिशनल वर्किंग कैपिटल के लिए क्या करते हैं, शेयर्स को इशू करते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही पॉइंट है, बट आप समझे क्योंकि इसका जो एंट्री है वो बनाएगा LK Limited, तो L Limited एंड K Limited को इंडिविजुअली इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि जब मैं L की बुक्स को क्लोज करूंगा और जब मैं K की बुक्स को क्लोज करूंगा तो मुझे इस पॉइंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। यानी कि पॉइंट C जो यहाँ पे है, ये जो पॉइंट C है, this point C is completely irrelevant to make the entries. This point C is completely irrelevant to make the accounting entries for L Limited and for K Limited. Similarly, यहाँ पे ये जो पॉइंट है B, ये भी completely irrelevant है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि एसेट एंड लायबिलिटी जो है उनको टेक ओवर करना है बुक वैल्यूज पे, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल का आपको न्यू वैल्यू गिवन है। तो आपको मालूम है कि जो न्यू वैल्यूज पर अकाउंटिंग करी जाती है वो तो परचेसिंग कंपनी करता है, तो ये वाला पॉइंट भी बेकार हो गया। और जो इसका सेकंड पॉइंट है वो भी यूजलेस है, क्योंकि वो पॉइंट है इंटर कंपनी ओइंग्स का। इंटर कंपनी ओइंग्स का एडजस्टमेंट भी कौन करता है? परचेसिंग कंपनी करता है। यानी पॉइंट बी एंड पॉइंट सी बिल्कुल बेकार हो गए। उसके अलावा ये जो ए का पॉइंट नंबर 4 है ये भी आपके लिए यूजलेस है। ए का पॉइंट नंबर 4 भी हमारे लिए यूजलेस है। व्हाई इज इट यूजलेस? क्योंकि ये जो डिबेंचर का पेमेंट करा गया है, डिबेंचर पेमेंट का एंट्री भी कौन बनाएगा? डिबेंचर पेमेंट का एंट्री भी परचेसिंग कंपनी बनाता है। यानी कि ये वाला पॉइंट हमारे लिए अगेन बेकार हो गया फॉर L Limited एंड फॉर K Limited। बट इतने सारे यूजलेस पॉइंट क्वेश्चन में ऐसे तो गिवन होंगे नहीं, इनका कुछ ना कुछ तो काम आएगा। तो बच्चों डेफिनेटली एक जगह पर काम आने वाले हैं और वो आपको काम आएंगे while finding out the value of cash to be paid। यहाँ पे लिखा है ना कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपको अलग से कैश भी पे करना है, तो वो कैश पेमेंट निकालने के लिए आपको इनका यूज लेना होगा। ऑलराइट, चलिए तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन को। क्वेश्चन नंबर 32, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अब आप देखें बेसिकली मुझे यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए दोनों ही मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेट पेमेंट मेथड का भी एज सच यूज होगा और यहाँ पे नेट असेट मेथड का भी यूज होगा। यू नो व्हाई? क्योंकि मुझे ये तो मालूम है कि मैंने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करें और कितने रुपीस पे इशू करें, बट यहाँ पे शेयर्स के अलावा कैश पेमेंट भी करा जाएगा। तो मुझे वो कैश पेमेंट की वैल्यू निकालने के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू का हेल्प लेना पड़ेगा और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए मुझे नेट असेट्स की वैल्यू का भी मदद लेना पड़ेगा। ऐसा अपन ने पहले के क्वेश्चंस में करा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम बेसिकली दोनों के दोनों मेथड्स यूज करने वाले हैं। हम लोग नेट पेमेंट मेथड का भी इस्तेमाल करेंगे और जो कैश अमाउंट है उसको निकालने के लिए इनफैक्ट अपन नेट असेट मेथड का भी यूज करेंगे। ऑलराइट,
तो जिस भी क्वेश्चन के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि वहां पे हमें दोनों अप्रोचेस साइमल्टेनियसली अप्लाई करके वैल्यूज को निकालना पड़ता है. सो के लिमिटेड and L Limited. These are the two different companies that are being amalgamated into a single company, which is LK Limited. देखें जरा, अब यहाँ पे क्या लिखा है. सबसे पहले हम पेमेंट कर लेते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. तो जरा बताएं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो पेमेंट है वो कौन से फॉर्म में है. इट इज इन फॉर्म ऑफ व्हाट. इट इज इन फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ विच कंपनी. ऑफ एलके लिमिटेड. इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ एलके लिमिटेड. और यहाँ पे आप देखिए 5 प्रेफरेंस शेयर इशू करे जा रहे हैं फॉर एवरी शेयर. हर शेयर के बदले 5 शेयर इशू हो रहे हैं. सो इन फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ एलके लिमिटेड. तो एलके लिमिटेड अपने खुद के प्रेफरेंस शेयर इशू करेगा. कैसे करेगा जरा देखें. कंपनी के पास कुल मिलाकर 4 लाख रुपीस का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है. कंपनी ए के पास कुल मिलाकर रुपीस 4 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है. 100 रुपीस का एक शेयर है तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे 4000. सो 4000 शेयर्स इनटू हर एक शेयर के बदले 5 शेयर इशू करे जाएंगे और एक शेयर का इशू वैल्यू 22 रुपीस का रहेगा. यानी कि 4000 इंटू 5 इंटू 22 कुल मिलाकर यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा 4,40,000 का. 4,40,000 का. और जहां तक सवाल है एल लिमिटेड का, तो एल लिमिटेड के पास टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3 लाख रुपीस का और उसमें नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ जाएंगे 3000. तो इनके 3000 शेयर्स के बदले क्या पेमेंट होगा. हर एक शेयर के बदले 5 शेयर्स होंगे एंड जो शेयर का इशू वैल्यू रहेगा वो अगेन 22 रहेगा. तो यहां पे अमाउंट आ गया 3,30,000 का. तो ये तो हमने पेमेंट कर दिया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. आगे हम पेमेंट करेंगे अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को. सो पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज. So equity shareholders of K Limited and equity shareholders of L Limited have to be paid off. और बच्चों इनका जो पेमेंट है वो डेफिनेटली इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में तो है ही. सो इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड दिस इक्विटी शेयर्स आर ऑफ कंपनी LK Limited. सो इन इक्विटी शेयर्स ऑफ LK Limited. आइए जरा देखें कैसे पेमेंट होगा. क्वेश्चन में लिखा है दैट वी हैव टू इशू 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच इन LK Limited फॉर ईच इक्विटी शेयर. हर एक इक्विटी शेयर के बदले 6 इक्विटी शेयर इशू होंगे. तो यहाँ पे जो K लिमिटेड है उसके पास है 8000 इक्विटी शेयर्स. 8000 शेयर्स हैं. फॉर एवरी शेयर वी आर इशूइंग 6 न्यू शेयर्स and every share is being issued at ₹22 each. So 8000 into 6 into 22, that is 10,56,000. 10,56,000. And for the other company, ठीक है, अगर हम दूसरी कंपनी की यहाँ पे बात करेंगे तो आप देखें जरा दूसरी कंपनी के पास में कितने शेयर्स हैं. For L Limited, how many shares are there? They are having 3,000 equity shares also. So 3,000 shares. For every share we are giving them 6 shares and each share is issued at a value of ₹22. So 3,000 into 6 into 22, 3,96,000. 3,96,000. So we will now get the amount of परचेज कंसिडरेशन. इज इट सो. क्या हमारे पास इन सब चीजों को ऐड करने पर परचेज कंसिडरेशन निकल के आएगा. मैं अभी यहाँ पे टोटल नहीं लिख रहा हूं, बस मैं आपसे क्वेश्चन रेज कर रहा हूं कि क्या इन सबको ऐड करने पर पीसी का अमाउंट निकल कर आएगा या नहीं आएगा. हाउ मेनी ऑफ यू आर इन फेवर दैट सर पीसी का अमाउंट आ चुका है.
कोई भी नहीं है इस फेवर में, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि ये पीसी का अमाउंट नहीं है, क्योंकि पीसी का अमाउंट निकालने के लिए मुझे यहाँ पे शेयर्स के अलावा और क्या जोड़ना है, देखिए आप, शेयर्स के अलावा और मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कैश, और जो कैश होगा वो इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग पे करा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन एडिशन नेसेसरी कैश शुड बी पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज as is required to adjust the right of shareholders of both the companies in accordance with the intrinsic value of the shares of both the companies। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या पे करना है, कैश भी पे करना है। तो चलिए बच्चों, अब ये हमें कैलकुलेशन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अभी पीसी का अमाउंट नहीं मिला, मुझे टोटल पीसी निकालने के लिए यहाँ पे अभी कैश भी ढूंढना होगा, कितना कैश पे करना है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं आगे और एक्सटेंड करूंगा एंड यहाँ पे मेंशन करूंगा इन फॉर्म ऑफ कैश। और ये कैश का कंपोनेंट निकालने के लिए मुझे अब एक और वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट होगी, जहां पे मैं निकालूंगा इंट्रिंसिक वैल्यू। सो आई विल फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। एंड व्हाट इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट ओवर हियर कि इंट्रिंसिक वैल्यू को हमें निकालने के लिए सबसे पहले निकालना पड़ता है नेट असेट, और जो आप नेट असेट निकालते हैं बेसिकली वही आपके लिए क्या बनता है, परचेज कंसिडरेशन। यानी कि पीसी का अमाउंट आपके पास यहाँ पे नेट असेट मेथड से भी निकल कर आ जाएगा। ध्यान रखिए, जहां पे भी इंट्रिंसिक वैल्यू पूछ लेते हैं वहां पे आप ये मान के चलिए कि दोनों मेथड साइमल्टेनियसली अप्लाई हो जाते हैं। ऑलराइट, यानी कि यहाँ पे हम नेट पेमेंट भी अप्लाई कर लेते हैं और नेट असेट भी अप्लाई कर लेते हैं। सो आई एम राइटिंग द एसेट्स नाउ। द फर्स्ट असेट इज गुडविल, एंड गुडविल इज गिवन ओनली फॉर के लिमिटेड। और यहाँ पे आप देखें गुडविल का न्यू वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको ओल्ड वैल्यू पे मेंशन करूंगा 80,000। ऑल द एसेट्स हैव बीन टेकन ओवर। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का कोई नया वैल्यू है नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो आपको मैंने कहा था यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अकाउंटिंग के लिए काम के नहीं है, बट वो पीसी निकालने में हमारी हेल्प करेंगे। सो लैंड एंड बिल्डिंग इज 4,50,000 and rupees 3 lakh. After land and building we have plant and machinery. Plant and machinery which is 6,20,000 and 5 lakh. 6,20,000 and 5 lakh. Then we have furniture and fittings. Furniture and fittings, that is 60,000, 20,000. Then we have trade receivables, और यहाँ पे हमें क्रिएट करना था कुछ प्रोविजन। देखिए प्रोविजन हमें क्रिएट करना था 2% का। ऑलराइट, इन्वेंट्री पे 2% का है और ट्रेड रिसीवेबल पे 2.5% का है। सो ट्रेड रिसीवेबल पे 2.5% का प्रोविजन क्रिएट करना है। आपको मालूम है अगर हम इसकी एंट्री बनाते इन द बुक्स ऑफ एलके लिमिटेड तो आपको प्रोविजन जो है वो अलग से शो करना पड़ता है एंट्रीज में। टेक ओवर की एंट्री में आपको प्रोविजन अलग से शो करना पड़ता, बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली लेस करके शो कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एंट्रीज तो बनानी नहीं है, ये तो ओनली एक वर्किंग नोट चल रहा है। तो मैं डायरेक्टली माइनस करके अमाउंट लिखूंगा। ट्रेड रिसीवेबल है 2,75,000, इसमें से 2.5% मैंने माइनस कर दिया, अमाउंट आ जाएगा 268,125, 268,125। एंड फॉर एल लिमिटेड जो ट्रेड रिसीवेबल हैं वो हैं 1,75,000 के, इसमें से भी 2.5% माइनस हो गया, अमाउंट आ जाएगा 170,625, 170,625। ओके, नेक्स्ट कम्स इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री के अंदर भी मैं यहाँ पे डायरेक्टली 2% लेस करूंगा। और वैसे भी अगर आप इन्वेंट्री एंट्रीज के अंदर भी शो करते तो आपको अलग से प्रोविजन की एंट्री नहीं बनानी थी, इन्वेंट्री डायरेक्टली लेस करके ही लिया जाता। सो 2,25,000 में 2% माइनस हो गया, अमाउंट इज 220,500। एंड इन्वेंट्री फॉर सेकेंड कंपनी इन दिस सिचुएशन इज हाउ मच, 1,40,000। तो 1,40,000 से 2% माइनस करेंगे, अमाउंट इज 1,37,200। तो ये हमारी इन्वेंट्री का अमाउंट रिकॉर्ड हो चुका है, 220,500 एंड 137,200। ऑलराइट, आइए जी, इन्वेंट्री के बाद में है कैश एट बैंक, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि हमने सारे एसेट्स को टेक ओवर करा है,
तो ऑब्वियस सी बात है हमने बैंक बैलेंस को भी टेक ओवर करा है. सो बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस. बैंक बैलेंस इज 1,20,000 and 55,000. 1,20,000 and 55,000. And the cash balance is 41,375. 41,375. And we have 17,175. 17,175. टोटल कर लें जरा. इससे हमारे पास टोटल एसेट्स का वैल्यू निकल कर आ जाएगा. मेक द टोटल. Total assets for K Limited are 18,60,000. And for L Limited are rupees 12 lakh. The total assets for K Limited are 18,60,000 and for L Limited it is 12 lakh. आइए आगे बढ़ते हैं. माइनस करेंगे अब लाइबिलिटीज को. और सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो लाइबिलिटी माइनस होगा दैट इज 5% डिबेंचर्स विच इज ओनली गिवन फॉर के लिमिटेड. 5% डिबेंचर्स. अपन क्वेश्चन को पढ़ते समय एक डिस्कशन कर चुके हैं यहाँ पे कि जो डिबेंचर्स का बच्चों यहाँ पे पेमेंट है वो एट पार है, बट जो डिबेंचर्स का इशू है, जो नए डिबेंचर यहाँ पे इशू करे जाएंगे वो डिस्काउंट पे इशू होंगे. इसका मतलब पेमेंट अमाउंट इज कंप्लीटली 2 लाख रुपीज. मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 लाख. ऑल राइट. ऑल्दो आपको मैंने ये बात बताई कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं, इनको पहचानना बहुत टिपिकल होता है कि हम यहाँ पे जो इशू है वो डिस्काउंट पे अज्यूम करें या जो डिस्चार्ज है हम उसको डिस्काउंट पे अज्यूम करें. इसके लिए आपको डेफिनेटली जो हमने अभी तक वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करे हैं उन्हीं को आपको एक बार फिर से देखकर ये क्लू आपको जज करना पड़ेगा, ये आपको क्लू या हिंट लेना पड़ेगा कि ये जो इशू है वो डिस्काउंट पे है या जो डिस्चार्ज है वो डिस्काउंट पे है, या फिर आप कह सकते हैं कि इशू प्रीमियम पे है या डिस्चार्ज प्रीमियम पे है. आई वुड से कि जो भी हमने क्वेश्चंस पहले भी कवर करें उनको भी एक बार फिर से देखिए और आप दोबारा से जज करिएगा. ऑल राइट. चलिए उसके बाद में यहाँ पे है हमारे पास में ट्रेड पेएबल्स. लाइबिलिटी में है ट्रेड पेएबल्स 1 लाख एंड 2,10,000. तो मैं माइनस कर दूंगा ट्रेड पेएबल्स 1 लाख एंड 2,10,000. ऑल राइट. आफ्टर ट्रेड पेएबल्स है सिक्योर्ड लोन ओनली फॉर एल लिमिटेड 2 लाख. secured loan only for L Limited 2 lakh. Is that clear? तो ये सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद में ऑब्वियस सी बात है मेरे पास में क्या आएंगे नेट असेट्स. ठीक है. अगर डिबेंचर का डिस्चार्ज डिस्काउंट पे होता तो आपको मालूम है कि मुझे फिर यहाँ पे जो वैल्यू है वो 2 लाख का 10% या 5% माइनस करके लेना होता. ऑल राइट. बट क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है तो मैंने इसको नॉर्मली लिखा है. इट इज 8 लाख माइनस 3 लाख. तो ये हो जाएगा नेट असेट्स वर्थ रुपीज 15,60,000. ये हमारे हो गए नेट असेट्स. एंड फॉर एल लिमिटेड इट इज 12 लाख माइनस 4,10,000 दैट इज 7,90,000. I have got my total net assets now 15,60,000 7,90,000. एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये हुआ कि मेरे पास ऑलरेडी परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट अब आ चुका है. मेरे पास पीसी का अमाउंट यहाँ पे आ चुका है 15,60,000 एंड 7,90,000. ठीक है. क्योंकि जो नेट असेट्स होते हैं बच्चों वही हमारे लिए क्या माना जाता है परचेज कंसिडरेशन माना जाता है. यस और नो. यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो मेरा फाइनल पीसी का अमाउंट आएगा, मैं यहाँ पे इसको पहले से ही लिख के रख देता हूँ. मेरे पास जो फाइनल पीसी का अमाउंट आएगा दैट विल बी 15,60,000 ऑन एंड 7,90,000.
ठीक है, जो मेरे पास पीसी का अमाउंट आएगा फाइनली दैट इज 15,60,000 एंड 7,90,000। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे कैश बैलेंस आएगा दैट विल बी द बैलेंसिंग फिगर। ऑल्दो मैं आपको ये फिगर यहाँ पे प्रूव करके भी दिखाऊंगा, बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना यहाँ पे कैश निकल के आ रहा है एज अ डिफरेंस। यहाँ पे कितना कैश निकल के आ रहा है पहले अपन वो जज कर रहे हैं। इन द फॉर्म ऑफ कैश यहाँ पे अमाउंट आएगा 64,000। ऑल्दो मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली सिखाऊंगा 64,000 कैसे आया, जैसे कि हमने पहले के क्वेश्चन में भी सीखा हुआ है। एक और क्वेश्चन के अंदर हमने ये इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट करा था, जिसमें हमने इस तरह से यहाँ पे कैश पेमेंट निकाला था। अगर आपको याद हो बच्चों तो वो था क्वेश्चन नंबर 17। आप फिर से एक बार चेक करना आज एज अ होमवर्क, एक बार दोबारा से वो क्वेश्चन देखना। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि हमने यहाँ पे कैसे कैश निकाला था। उसी टेक्निक से मैं यहाँ पे भी कैश निकालूंगा, बट एक बार मैंने आपको बैलेंसिंग फिगर से भी कैश निकाल के दिखा दिया, और मैं आपको फिर से प्रूव कराऊंगा कि यहाँ पे जो कैश आएगा वो एग्जैक्टली इतना ही निकल कर आएगा। ठीक है, तो 64,000 का कैश आया एज अ बैलेंसिंग फिगर इन के लिमिटेड, एंड 64,000 का ही कैश एज अ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है इन एल लिमिटेड। आप चेक करके देख लें क्या आपके दोनों केसेस के अंदर जो बैलेंसिंग फिगर से कैश निकल रहा है वो 64,000 है या नहीं है। तो बहुत ही अच्छी बात है। ऑल राइट, तो इन फॉर्म ऑफ कैश जो पेमेंट आया दैट इज 64,000 एज अ बैलेंसिंग फिगर। बट मैं ये चाहूंगा कि आपको ये चीज टेक्निकली समझ में आए और आप इसको अपने एग्जाम के सॉल्यूशन टेक्निकली निकालकर शो करके दिखाएं। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों कैसे निकाला हमने ये चीज। ध्यान दीजिएगा, नेट असेट्स की वैल्यू है 15,60,000 एंड नेट असेट्स की वैल्यू है 7,90,000। मान लेते हैं कि जो भी बच्चे मुझसे अभी क्लासेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें से आधे बच्चे हैं के लिमिटेड के शेयर होल्डर्स, और जो आधे बच्चे हैं वो है एल लिमिटेड के शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो आपकी दो कंपनीज हैं के लिमिटेड एंड एल लिमिटेड, एंड आई वांट टू बाय बोथ ऑफ दीज कंपनीज। मुझे के को भी परचेस करना है, मुझे एल को भी परचेस करना है, राइट। तो मुझे के और एल को पेमेंट करना पड़ेगा, हाँ या ना? बिल्कुल ठीक बात है सर, करना पड़ेगा। तो मैं के को आज के मार्केट कंडीशन के हिसाब से कितना पैसा मुझे देना पड़ेगा, मुझे रीजनेबली कितना पैसा देना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर हमें के शेयर होल्डर्स को पैसा देना पड़ेगा 15,60,000, राइट। ऐसे ही जो एल के शेयर होल्डर्स हैं वो मुझसे आज रीजनेबली कितना पैसा मांगना चाहेंगे, वो मुझसे मांगना चाहेंगे 7,90,000। यानी अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट वैल्यूज वो मुझसे पैसा मांगेंगे 15,60,000 एंड 7,90,000। अगर मैं इतना इतना पैसा के शेयर होल्डर्स को पे करूंगा और एल के शेयर होल्डर्स को पे करूंगा, इसका मतलब कि मैंने रीजनेबली उनका जो पीसी का अमाउंट है वो डिस्चार्ज कर दिया, यस और नो। अब मुझे बताइए 15,60,000 एंड 7,90,000 किसको मिलना चाहिए? 15,60,000 एंड 7,90,000 इनके रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए। And if I say shareholders, I mean to say both the preference shareholders and the equity shareholders. Yes or no? Yes. तो एक काम करते हैं, ये नेट असेट के अंदर से ये जो नेट असेट्स है ये मुझे क्लियर करना है दो शेयर होल्डर्स के बीच में, जिसमें से एक है हमारे पास में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और दूसरे हैं हमारे पास में इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो मैंने एक काम करा, मैंने इस नेट असेट में से माइनस कर दिया पेमेंट्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये जो पूरा का पूरा पीसी है बच्चों, ये जो पूरा का पूरा पीसी है वो पे करा जाएगा शेयर होल्डर्स को। और शेयर होल्डर में हमारे पास में दो कैटेगरीज हैं, वन इज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अदर इज द इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया पेमेंट्स मेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और अगर आप देखें तो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कितना करा है, 4,40,000 एंड 3,30,000। सो पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 4,40,000, 3,30,000। तो आप समझ सकते हैं कि जो बैलेंस पेमेंट होगा वो किसको होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को होगा, यस और नो। सो 15,60,000 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा 4,40,000, ठीक है, 15,60,000 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा बच्चों 4,40,000, तो रिमेनिंग पैसा कितना आ जाएगा, 11,20,000। इन द सेम वे अगर मैं 7,90,000 में से माइनस करूंगा 3,30,000, तो रिमेनिंग पैसा आ जाएगा 4,60,000। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना पैसा देना पड़ेगा, 11,20,000 एंड 4,60,000। कॉमन सेंस वाली बात है या नहीं है? ऑफ कोर्स, जो भी पीसी है वो किसको पे होता है, शेयर होल्डर्स को। तो 15,60,000 एंड 7,90,000 के नेट असेट्स के अमाउंट है।
वो नेट असेट किसको बिलोंग करते हैं, प्रेफरेंस एंड इक्विटी। तो प्रेफरेंस को बिलोंग कर रहे हैं 4,40,000 एंड 3,30,000। तो जो रिमेनिंग है वो किसको बिलोंग करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो मैंने यहां पे लिखा पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये इतना पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को करना होगा। ऑल राइट, इट इज द पेमेंट टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब बच्चों मुझे यहां पे जो कैश निकालना है, आप देखें क्वेश्चन में क्या लिखा था, जो कैश निकालने का बेसिस होगा दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द इंट्रिंसिक वैल्यूज। जो यहां पे कैश निकालने का बेसिस है, इट इज इन अकॉर्डेंस विद द इंट्रिंसिक वैल्यूज। यस और नो? यस। तो एक काम करते हैं, हम यहां पे ये सोचें कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकाली जाए। मेरे पास नेट असेट की वैल्यू आ गई 15,60,000 एंड 7,90,000। ये नेट असेट किसको बिलोंग करते हैं, बोथ द कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स। तो अब मैंने यहां से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को करे जाने वाले पेमेंट माइनस कर दिए। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग नेट असेट्स है वो किसको बिलोंग करेंगे, रिमेनिंग नेट असेट्स विल नाउ बिलोंग टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनली। यस और नो? तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिवाइड करूंगा विद द नंबर ऑफ शेयर्स, और उससे आप समझ पाएंगे कि मेरे पास क्या निकल कर आएगा। मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ शेयर्स से, तो के के पास में कितने इक्विटी शेयर्स हैं, के के पास में इक्विटी शेयर्स है 8,000 एंड एल के पास में कितने इक्विटी शेयर्स हैं, एल के पास इक्विटी शेयर्स हैं 3,000। सो मैंने इन वैल्यूज को डिवाइड करा है विथ 8,000 एंड 3,000। सो 11,20,000 डिवाइडेड बाय 8,000, आई विल गेट द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। ठीक है बच्चों, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला सिखाया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकाली जाती है। इंट्रिंसिक वैल्यू इज बेसिकली द नेट असेट वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। नाउ यू विल से कि सर आपने 15,60,000 को 8,000 से डिवाइड क्यों नहीं करा। इसलिए नहीं करा क्योंकि 15,60,000 के अंदर दोनों कंपोनेंट शामिल है, प्रेफरेंस भी है और इक्विटी भी है। मुझे निकालना है यहाँ पे नेट असेट वैल्यू फॉर दी इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसलिए मैंने प्रेफरेंस को माइनस करा और फिर मैंने यहाँ पे डिवाइड करा। ऑलराइट, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स का इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया 140, और यहाँ पे अगर देखें तो 4,60,000 अपॉन 3,000, द इंट्रिंसिक वैल्यू इज 153.33333। ठीक है, तो 4 डेसिमल तक ले लेते हैं। ऑलराइट, ये मेरे पास इंट्रिंसिक वैल्यू आ चुका है 140 एंड 153.33333। इज इट क्लियर? नाउ अब आप इसी बात को किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेंगे। वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यू आर द शेयर होल्डर्स ऑफ के लिमिटेड एंड एल लिमिटेड। सो अकॉर्डिंग टू द शेयर होल्डर्स ऑफ के लिमिटेड, उनके एक शेयर की आज कीमत कितनी है, के लिमिटेड के शेयर होल्डर्स की आज की कीमत है 140। यस और नो? उनके एक शेयर की कीमत है आज की 140, और अगर मैं उनकी कंपनी को परचेज करना चाहूंगा तो उनके शेयर होल्डर्स मिनिमम मुझसे कितना पेमेंट चाहेंगे पर शेयर, बताइए। आप हैं के शेयर होल्डर, के कंपनी आपकी है, आप अपनी कंपनी को बेचना चाहते हो, तो आप अपनी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो मुझे मिनिमम कितनी वैल्यू में बेचना चाहेंगे। ऑफ कोर्स आप मुझे 140 रुपीज में कम से कम अपना एक शेयर बेचना चाहेंगे, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। अब देखते हैं कि मैंने आपको एक शेयर के बदले अभी तक क्या पे करा। मेरी कंपनी ने, जो मेरी कंपनी बनेगी न्यू कंपनी एल के लिमिटेड, उस कंपनी ने आपको अपने एक इक्विटी शेयर के बदले क्या दिया। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमने उनके एक इक्विटी शेयर के बदले खुद के 6 इक्विटी शेयर इश्यू करे। यानी कि मेरी कंपनी ने आपकी कंपनी के एक इक्विटी शेयर के बदले 6 इक्विटी शेयर इश्यू करें, और जो मैंने आपको 6 इक्विटी शेयर इश्यू करे वो कौन सी इश्यू वैल्यू पर इश्यू करें, एट ₹22 पर शेयर। यस और नो? एट ₹22 पर शेयर, 18 तो उसका पेड अप वैल्यू है और 4 रुपीज का प्रीमियम है। यानी कि मैंने आपको इश्यू करा है एक शेयर 22 रुपीज पे, और मैंने आपके एक शेयर के बदले आपको 6 शेयर्स दिए हैं। ठीक है, तुम्हारे एक शेयर की वैल्यू है 140 एंड एल के एक शेयर की वैल्यू है 153.33। यानी कि जो के शेयर होल्डर्स हैं वो मेरी कंपनी से कम एक शेयर के बदले कितना पैसा मांगेंगे, 140। यस और नो? और जो एल के शेयर होल्डर्स हैं वो अपने एक शेयर के बदले कितना पैसा मांगेंगे, 153.33। उसके बदले इनको मैंने क्या दिया, तो मैंने यहां पे लिखा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर मेरे पास में आ चुका है। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर मेरे पास में आ चुका है। ठीक है, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं वैल्यू ऑफ शेयर्स
issued by LK Limited. Value of shares issued by LK Limited against 1 share. हमने 1 शेयर के बदले इनको कितने शेयर इशू कर दिए? तो आप समझिए एक बार, हमने 1 शेयर के बदले 6 शेयर इशू करें। हमने दोनों कंपनीज के 1 शेयर के बदले 6 शेयर्स इशू कर दिए और हर शेयर की इशू वैल्यू कितनी है? 22। यानी आप समझिए 6 इंटू 22, मैंने इनको पेमेंट करा है 132 और मैंने इनको भी पेमेंट करा है 132। ऑल राइट, अब आप सोचिए, फिर यहां पे ध्यान दीजिएगा, यू आर दी शेयर होल्डर ऑफ के लिमिटेड एंड एल लिमिटेड और आपने मुझसे डिमांड करा था 140 एंड 153.33। जो के कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि सर हमारे 1 शेयर की वैल्यू 140 है और जो आपने हमें अपनी कंपनी के 6 शेयर्स दिए हमारे 1 शेयर के बदले, उनका टोटल तो 132 आ रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे राइट्स का ध्यान नहीं रखा गया। आप समझ पा रहे हैं? जो के कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो मुझसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमारे 1 शेयर की वैल्यू 140 है और आपने हमारे 1 शेयर के बदले अपनी कंपनी के 6 शेयर हमको दे दिए हैं। उन 6 शेयर्स का टोटल जब हमने लगाया तो 132 आ रहा है, जबकि हमारे 1 शेयर की मार्केट वैल्यू है कितनी? 140। तो आप बैलेंस पेमेंट हमें कैश के अंदर करिए। यही कॉन्सेप्ट जो है यहां पे लिखा है, देखो क्या लिखा था। कह रहे हैं कि इन एडिशन necessary cash should be paid to the equity shareholders of both the companies as is required to adjust the rights of shareholders of both the companies in accordance with the intrinsic value of shares of both the companies। बोल रहे हैं कि दोनों ही कंपनीज के शेयर होल्डर्स को एडिशनली कैश पे करना पड़ेगा ताकि अपन उनके राइट्स को जस्टिफाई कर पाए, उनका जो अधिकार है उसको जस्टिफाई कर पाए और ये जो अधिकार हैं वो इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग निकाले जाएंगे। तो के कंपनी के शेयर होल्डर का अधिकार कितना है? 1 शेयर के बदले 140 का पेमेंट रिसीव करना। बट जो हमने शेयर्स के थ्रू पेमेंट करा वो ओनली कितना है? 132। तो इसका मतलब यहां पे हो जाएगा कैश पर शेयर। मुझे पर शेयर कितना कैश पे करना होगा? ऑफ कोर्स यहां मुझे पे करना पड़ेगा 8 रुपीज। मुझे के कंपनी के शेयर होल्डर्स को 8 रुपीज का कैश पे करना पड़ेगा। ओके, बैलेंसिंग फिगर से निकाला जा रहा है। और ऐसे ही मुझे एल कंपनी के शेयर होल्डर्स को कितना कैश पे करना पड़ेगा? 153.33333, ठीक है, माइनस 132, दैट इज 21.3333, ठीक है, 21.3333, ये मुझे कैश पे करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये पर शेयर कैश का अमाउंट निकल कर आया, पर शेयर आया। तो टोटल कैश पेमेंट कितना हो जाएगा? टेल मी, टोटल कैश पेमेंट कितना होना चाहिए? अगर ये पर शेयर है तो टोटल कैश पेमेंट क्या होगा फॉर द इक्विटी शेयर्स? आपको अच्छे से मालूम है कि जो हमारी ये के कंपनी है उसके पास में 8000 शेयर्स हैं, यस और नो? ये जो हमारी के कंपनी है उसके पास कुल मिलाकर 8000 शेयर्स हैं। तो 8000 शेयर और हर शेयर के बदले कितना कैश मिलेगा? ₹8। ₹8 हमने टेक्निकली कैसे निकाला आपको मैंने समझा दिया। तो 8 सा कितना आ गया? 64,000। आप देखिए हमारा बैलेंसिंग फिगर से भी अमाउंट कितना निकल कर आया था? 64,000 निकल कर आया था। और यहाँ पे भी हमारा अमाउंट कितना आया? 64,000 आया। मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे अमाउंट निकाल कर दिखाया और मैं यही चाहूंगा कि आप एग्जाम में भी इस तरह से शो करें, ठीक है, डायरेक्टली उसको बैलेंसिंग फिगर से ना निकालें। बट हाँ, अब अगर एग्जाम में टाइम नहीं बचता है, आप भूल जाते हैं कॉन्सेप्ट, तो एक बात अलग है। बट हमेशा आपको ये चीज शो करके आनी चाहिए कि पर शेयर कितना कैश हमने पे करा, क्योंकि वो क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको जो कैश निकालना है वो पर शेयर निकालना है और इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालना है। तो अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू निकाले बिना भी जो कैश का पेमेंट है वो निकाल लिया एज अ बैलेंसिंग फिगर। बट मुझे वो प्रैक्टिकली ठीक नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि आपको यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू शो करनी चाहिए और टेक्निकली इसका रीजन बताना चाहिए कि हम कैश क्यों पे कर रहे हैं। और ये इसका टेक्निकल रीजन है कि भाई उनके 1 शेयर की वैल्यू 140 है एंड 153.3333 है, जिसके बदले जो हमने शेयर इशू करे उसकी वैल्यू ओनली 132 है। तो जो बैलेंस आया वो कैश पेमेंट आया।
हाँ जी, अब देखिए जरा यहाँ पे ये जो एल कंपनी है, एल कंपनी के पास में कितने शेयर्स हैं? 3000, तो 3000 शेयर्स, और इनको हर एक शेयर के बदले कितना कैश दिया जा रहा है? 21.3333। सो मैं 3000 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 21.3333, एंड अगेन मेरे पास जो यहाँ पे रफली अमाउंट निकल कर आएगा दैट विल बी 64,000, और यही अमाउंट आपका बैलेंसिंग फिगर से भी निकल कर आया था। तो प्रैक्टिकली मैंने आपको देखिए वेरीफाई करा दिया कि जो हमने यहाँ पे ऊपर बैलेंस निकाला था वही सेम बैलेंस नीचे भी आ रहा है। ठीक है, तो ये था मेरा कैलकुलेशन ऑफ द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द कैश पेमेंट, एंड दिस वाज माय कैलकुलेशन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। एक बार देख लें जरा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पीसी निकालना, क्योंकि अब जो आगे की कहानी है बच्चों वो तो बहुत आसान है, एंड आई फील कि आप उसको अपने आप कर सकते हो, बिकॉज ओनली अकाउंटिंग पूछा है आगे, वो भी वेंडर कंपनी की अकाउंटिंग पूछी है, परचेज कंपनी की, परचेजिंग कंपनी की अकाउंटिंग आपसे नहीं मांगी। दे हैव ओनली एंड ओनली आस्क्ड यू द अकाउंटिंग ऑफ द वेंडर कंपनी, यानी के लिमिटेड एंड एल लिमिटेड, इन दोनों के हमें इंडिविजुअली यहाँ पे लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। ऑलराइट, के लिमिटेड एंड एल लिमिटेड दोनों कंपनीज के इंडिविजुअली हमें यहाँ पे लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, एंड आई थिंक अब ये चीज आपको बहुत अच्छे से आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ऑलराइट, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे थोड़ा एक इंट्रो दे देता हूँ, स्टेप कैसे फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप के लिमिटेड के लिए बनाएंगे 4 इंपॉर्टेंट अकाउंट्स। पहला कौन सा है? के लिए पहला बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा अकाउंट यहाँ पे कौन सा बनेगा? द अकाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तीसरा अकाउंट क्या होगा? द अकाउंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। एंड चौथा अकाउंट किसका होगा? जो कंपनी टेक ओवर कर रही है, दैट इज द एलके लिमिटेड अकाउंट। एंट्री कैसे बनाएंगे? के रियलाइजेशन में आप उसके सारे के सारे एसेट ट्रांसफर करेंगे ऑन द डेबिट साइड, यानी एंट्री बनेगा टू गुडविल 80,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग 4,50,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 6,20,000, टू फर्नीचर एंड फिटिंग 60,000, to trade receivable 2,75,000, to stores and inventory 2,25,000, to bank balance 1,20,000 and to cash 41375। हमें सारे के सारे एसेट ट्रांसफर करने पड़ते हैं वेदर टेकन ओवर और नॉट। कैश को तभी ट्रांसफर करेंगे जब टेक ओवर हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा तो अपन क्या मानेंगे? हमने कैश को टेक ओवर करा है। मोर ओवर सारा का सारा ट्रांसफर किस पे होना चाहिए? बुक वैल्यू पे हमने ट्रांसफर कर दिया। ये मेरा स्टेप नंबर 1 पूरा हुआ। सेकेंड स्टेप, मुझे ट्रांसफर करना है लाइबिलिटीज, तो के कंपनी के रियलाइजेशन के अकाउंट में एंट्री बन जाएगा बाय 5% डिवेंचर्स, कितने अमाउंट से? 2 लाख से। एंट्री बनेगा बाय ट्रेड पेबल्स 1 लाख से। स्टेप नंबर 1 एंड 2 खत्म हो गए। स्टेप नंबर 3 में अपन पीसी ड्यू करते हैं, तो रियलाइजेशन की एंट्री में जो रियलाइजेशन का अकाउंट है वहां पे आप एंट्री बनाएंगे बाय एल के लिमिटेड, यानी हमने एंट्री बनाया बेसिकली एल के लिमिटेड टू रियलाइजेशन, और इसका अमाउंट कितना आ जाएगा? जो के कंपनी का पीसी है, और के कंपनी का यहाँ पे पीसी आया था 15,60,000, ये हमारा स्टेप नंबर 3 हो गया। तो इस एंट्री के हिसाब से एलके में क्या एंट्री बनेगा? एलके में एंट्री बन जाएगा टू रियलाइजेशन। अब ये जो पीसी आया 15,60,000, उसके बदले हमें क्या मिल रहा है? उसके बदले हमें मिल रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स, हमें मिल रहे हैं इक्विटी शेयर्स, और हमें मिल रहा है कैश। इसका एंट्री अपन कहां बनाएंगे? इन द अकाउंट ऑफ एलके। तो एलके के अकाउंट में क्या एंट्री बनेगा? इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड एलके के अकाउंट में आप एंट्री बनाएंगे यहाँ पे बाय। तो बाय में क्या आया? वी गॉट द प्रेफरेंस शेयर्स, सो बाय प्रेफरेंस शेयर्स इन एलके लिमिटेड 4,40,000, बाय इक्विटी शेयर्स इन एलके लिमिटेड 10,56,000, एंड बाय कैश 64,000। ये पैसा हमारे पास में आया, और ये इक्विटी शेयर्स आ गए, प्रेफरेंस शेयर्स आ गए इन द एक्सचेंज ऑफ पीसी। ये हमारा स्टेप नंबर 4 था। स्टेप नंबर 5 क्या होता है? हम आउटसाइडर लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हैं जो टेक ओवर नहीं करा, और यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं। उसके बाद आएगा स्टेप नंबर 6, जहां पे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्लेम्स को ट्रांसफर करते हैं इन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में एंट्री बनेगा बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख। ये अपना स्टेप नंबर 6 है। स्टेप नंबर 7 में आपको पेमेंट करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और बच्चों यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए हम उनको दे देंगे प्रेफरेंस शेयर्स जो हमारे पास कौन सी कंपनी से आए? एल के कंपनी से आए। तो मैं एंट्री बना दूंगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में टू प्रेफरेंस शेयर्स इन एल के लिमिटेड, जिसका अमाउंट यहाँ पे आएगा 4,40,000, क्योंकि पेमेंट किया जा रहा है 4,40,000। अब आप देख सकते हैं
4 लाख के कैपिटल के बदले 4 लाख 40 पे करा, 40,000 का डिफरेंस आया, ये 40,000 का डिफरेंस ट्रांसफर करा जाएगा इन द रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो रियलाइजेशन में एंट्री बन जाएगा टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 40,000। उसके बाद स्टेप नंबर 8 में हम लोग क्या करते हैं, लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस की पेमेंट की एंट्री बनाते हैं, बट इस क्वेश्चन में ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं, तो वो पॉइंट इग्नोर हो जाएगा। स्टेप नंबर 9 के अंदर हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्लेम्स को ट्रांसफर करेंगे इन द अकाउंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो बच्चों आपको ओपन करना पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। एंट्री पहला बन जाएगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, फिर एंट्री बनेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 371,375। इनके पास जनरल रिजर्व तो है नहीं, तो एंट्री बन जाएगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 371,375, और इसके अलावा जो भी रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस आएगा वो आप ट्रांसफर कर देंगे, और अंत में इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट करा जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट करने के लिए आप दो चीजों में पेमेंट करेंगे, एक तो शेयर्स के फॉर्म में और एक कैश के फॉर्म में। तो एंट्री बनेगा टू इक्विटी शेयर्स इन एलके लिमिटेड एंड एंट्री बन जाएगा टू कैश। एंड फाइनली ऐसी एंट्री बनाने के बाद में जो आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो ये स्टेप आपको फॉलो करना है के लिमिटेड के लिए, और यही सिमिलर स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे फॉर एल लिमिटेड ऑल्सो। तो बच्चों ये जो आगे का पार्ट है वो डेफिनेटली आपका होमवर्क रहने वाला है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 जो पार्शियल पोर्शन है आपको मैंने सॉल्व करा दिया, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आपको ट्राई करना है एज अ होमवर्क, जहां पे आप के लिमिटेड एंड एल लिमिटेड दोनों के लिए 4 लेजर अकाउंट ओपन करके आएंगे। कौन कौन से अकाउंट है, अकाउंट ऑफ रियलाइजेशन, अकाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अकाउंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड द अकाउंट ऑफ एलके लिमिटेड इन बोथ द कंपनीज। तो आपको दोनों कंपनीज के लिए ये 4 अकाउंट्स ओपन करने हैं और इनके लेजर अकाउंट्स को क्लोज करके लेकर आना है। ऑलराइट, होमवर्क समझ में आ गया आज का। लेजर अकाउंटिंग करनी है फॉर के लिमिटेड एंड एल लिमिटेड, और ये 4 अकाउंट्स कौन से ओपन करने वो आपको मैंने अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया है। अब 32 में इस होमवर्क के अलावा मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा एज अ होमवर्क, और उसका भी आपको पार्शियल पोर्शन ही सॉल्व करके लेकर आना है। दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में यहाँ पे 2 चीजें मांगी गई हैं। ओल्ड कंपनी बुक्स के अंदर आपको शो करना है रियलाइजेशन अकाउंट एंड द इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो आपको सिर्फ इतना पोर्शन करके लेकर आना है। ओल्ड कंपनी के बुक्स में आपको ड्रॉ करना है रियलाइजेशन अकाउंट एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। अगर आपको लगता है कि किसी और अकाउंट की भी नीड हो सकती है तो आप उसको बना सकते हैं एज अ वर्किंग नोट, क्योंकि जनरली अपन 4 अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड द न्यू कंपनी अकाउंट। ये अपन ड्रॉ करते हैं इन द वेंडर बुक्स। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें इन 2 अकाउंट के अलावा किसी और 2 अकाउंट की भी रिक्वायरमेंट है तो वो काम आप डेफिनेटली वर्किंग नोट के अंदर कर सकते हो, बट फिलहाल क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर आपको ये वाला पोर्शन जो है वो सॉल्व करके लेकर आना है, और जो रिमेनिंग पोर्शन है न्यू कंपनी के बुक्स का वो आपको मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन अच्छा है, ढंग से पढ़ के सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे जो परचेजिंग कंपनी की अकाउंटिंग है वो थोड़ी सी टफ होने वाली है, बट जो वेंडर कंपनी की अकाउंटिंग है वो तो बहुत सिंपल सी रहेगी, एंड आई थिंक आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 34 है इट इज योर होमवर्क। ऑलराइट, उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया है, जहां पे आपको लेजर अकाउंट्स ड्रॉ करने फॉर के लिमिटेड एंड एल लिमिटेड, इसको भी आप कंप्लीट करके लेकर आने वाले हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।